कंपनी के साथ इस पर चर्चा करने दें और फिर मैं आपको बताती हूँ। चाहे बात बने या न बने, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद मैंने दरवाजा खोला और स्पेयर रूम से बाहर निकला। लिली अभी भी अपने खिलौनों के साथ शांति से खेल रही थी, धीरे धीरे अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही थी। सेरेना हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर मैंने सवालिया अंदाज में सेरेना की ओर देखा, लेकिन पाया कि सेरेना भी उलझन में मेरी ओर देख रही थी। सेरेना और मैं दोनों अनाथ थे। इस घर में अरसे से कोई मेहमान नहीं आया था, तो फिर ये कौन हो सकता था? दस्तक जारी रही और तेज होती गई। जाहिर है बाहर खड़े व्यक्ति को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो और जोर लगा रहा था। मैं दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाहर वाले व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर कहा, लिटिल रिवर्स, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पर हो। ये तुम्हारा दोस्त चेज है। क्या तुम हमें रोजाना मैसेज करके ड्रिंक्स के लिए नहीं बुलाते? हम अब यहाँ हैं। तुम्हारा दोस्त ब्रैंडन भी यहाँ है। खोलो। उन दो कर्कश आवाजों को सुनकर मेरा चेहरा पूरी तरह से उतर गया। सेरेना के हाव भाव और भी बदल गए, उसकी भौहें तन गईं और वो नफरत से दरवाजे की ओर देखने लगी। लिली ने कब के अपने खिलौने छोड़ दिए थे और भागकर सेरेना की गोद में दुबक गई थी। उस जोरदार दस्तक ने उसे डरा दिया था। मैंने सिर घुमाया और इत्तेफाक से ये नजारा देखा। मेरा चेहरा और भी काला पड़ गया, यहां तक कि उसमें एक हिंसक मर्डरस तेवर आ गया। मैंने इतने दिन लाड़ प्यार से मनाकर आखिरकार अपनी नन्ही राजकुमारी का दिल जीता था, और इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह डराने की? अक्षम्य। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें भगाने के लिए हाथ हिलाया। चलो बाहर बात करते हैं। चेज और दूसरे वाले को संभलने का मौका दिए बिना मैंने दोनों को एक एक हाथ से पकड़ा और बाहर खींच लिया। जब तक चेज और ब्रैंडन को समझ आता कि क्या हो रहा है और वे आजाद होने के लिए संघर्ष करते, उन्हें पता चला कि मेरी ताकत अजीब तरह से बहुत ज्यादा थी। वे चाहे जितना भी हाथ पैर मारते, बच नहीं पाए। मैं उन्हें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गलियारे तक घसीटते हुए ले गया और फिर उन्हें छोड़ दिया। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चेज और ब्रैंडन के चेहरे लाल हो गए थे। उन्होंने रेबेका से पक्का वादा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अभी मेरी ताकत ने उन्हें डरा दिया था। उन्होंने फिलहाल कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हम तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आए? चेज के बात खत्म करने के बाद ब्रैंडन ने, मानो इस डर से कि मैं मना कर दूं, जल्दी से बात आगे बढ़ाई। हम तुम्हें वापस बॉय बैंड में शामिल होने का न्योता देने आए हैं। क्या तुम हमेशा से वापस नहीं आना चाहते थे? तुमने तो यहां तक कहा था कि सेरेना ने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हारी वापसी में मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सेरेना को तलाक देना होगा। कैसा लगा? सीधा सा सौदा है। मैंने उन पर एक नजर डाली। बात खत्म? तो अब दफा हो जाओ। तुम दोनों को देखना ही बदकिस्मती है। मुझे तो अपना नाश्ता बाहर आने जैसा महसूस हो रहा है। जाकर अपने बॉस से कह दो कि सेरेना से दूर रहे, वरना वो। इतना कहने के बाद मैं इन दो बेवकूफों के मुंह नहीं लगना चाहता था। मैं मुड़ा और वापस चल दिया। मुझे जाते हुए देखकर चेज और ब्रैंडन के चेहरे कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहे थे। उन्होंने सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन इसके बजाय उन दोनों ने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। लेकिन ब्रैंडन पहले ही पैसे ले चुका था और अब भी परेशान था। चेज, क्या उसे ऐसे ही जाने दें? चेज ने चिढ़कर जवाब दिया। और क्या करें? वो अजीब था। वो अचानक किसी दूसरे इंसान की तरह इतना ताकतवर कैसे हो गया? चलो वापस चलते हैं। चूंकि ये काम नहीं बना तो हमें बाद में कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। ब्रैंडन फुसफुसाते हुए ढीला पड़ गया और वे दोनों मुड़कर चले गए। जहां तक मेरी बात है, मैं आराम से वापस घर आ गया। घर पर माँ बेटी ने मुझे देखा और दोनों ने राहत की सांस ली। वे चले गए। वे अब वापस नहीं आएंगे, मैंने धीरे से कहा और लिली को गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया। मुझे लिली के साथ आराम से खिलौनों से खेलते देख सेरेना आखिरकार वापस मुड़ी और सिर झुकाकर खाना खाने लगी। घर का खुशनुमा माहौल पहले जैसा हो गया। हम तीनों ही इस छोटी सी घटना को जल्दी भूल गए। हमारी तरफ के विपरीत चेज और ब्रैंडन बेहद निराश थे। उन्हें अभी अभी मेरी तरफ से अपमानित होना पड़ा था, और फिर रेबेका ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उन दोनों ने रेबेका को गारंटी दी थी कि वे मुझे मना लेंगे, लेकिन उन्हें सीधे बाहर निकाल दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। इसने उनके मन में मेरे लिए नफरत और बढ़ा दी। देर दोपहर में सेरेना लिली को लेकर किराने का सामान खरीदने बाहर गई। मैं घर पर अकेला था, तभी मुझे एंजेला का फोन आया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से वही गर्मजोशी भरी महिला की आवाज आई। मिस्टर 7 मेमोरीज, हमारी चर्चा पूरी हो गई है। जिस व्यक्ति की आपने सिफारिश की है वो कंपनी में शामिल हो सकती है। हालांकि उच्चाधिकारी अभी भी आपकी रचना कॉम्पोजिशन क्षमताओं को और अधिक देखना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सुविधाजनक होगा।
मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत कहा, रचना? जरूर। मेरा जवाब सीधा और स्पष्ट था। मेरे दिमाग में एक पूरी दुनिया की संस्कृति समाई हुई थी। जाहिर है, मैं उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। एंजेला अंदर ही अंदर थोड़ी चिंतित थी, लेकिन 7 मेमोरीज को इतनी आसानी से सहमत होते सुनकर वो खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वो इस मामले के लिए दिन भर भागदौड़ कर रही थीं। उन्हें उनके बनाए 2 गाने सच में पसंद आए थे। उन्हें 7 मेमोरीज की प्रतिभा पर भरोसा था, लेकिन उच्चाधिकारियों को अब भी संदेह था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उन्हें ये 2 गाने बनाने में कितना समय लगा था। उनके हिसाब से शायद उन्होंने इन 2 गानों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत लंबा समय लिया हो। अगर 7 मेमोरीज इस मुद्दे को सुलझा देते तो कंपनी को उन पर कोई संदेह नहीं रहता। मिस्टर 7 मेमोरीज, क्या हम व्यक्तिगत रूप से विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं? आपको अभी भी मौके पर ऑन द स्पॉट रचना करने के लिए यहां आना होगा। एंजेला ने बहुत ईमानदारी से बात की। वो भी इस रहस्यमयी शख्स से मिलना चाहती थीं और देखना चाहती थीं कि वो वास्तव में कैसा दिखता है। अपने वीडियो में भी उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने घर पर एक पल के लिए सोचा, अपनी बेटी की देखभाल करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था, इसलिए मैं आसानी से तैयार हो गया। जरूर। कब? कहाँ? मेट्रो सिटी। यदि संभव हो तो कल का दिन सबसे अच्छा रहेगा। आखिरकार आपके लिए भी ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। एंजेला को ऐसा कहते सुनकर उस महिला के प्रति मेरी धारणा और बेहतर हो गई। आखिरकार बहुत कम लोग दूसरों के बारे में इस तरह सोचते हैं। ज्यादातर लोग कंपनी के हितों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, फिर कल ही करते हैं। 7 मेमोरीज को इतनी जल्दी सहमत होते देख एंजेला ने भी राहत की सांस ली। उनकी आवाज अब काफी हल्की हो गई थी। फिर जब आप निश्चित समय तय कर लें तो मुझे मैसेज कर दें, इसी नंबर पर। कल मैं आपको समय पर लेने आ जाऊंगी। फिर टेक्स्ट के जरिए संपर्क में रहते हैं। गुड बाय। मैं सहमत हो गया। फोन रखने के बाद मैंने मेट्रो सिटी के लिए उड़ानों की तलाश शुरू कर दी। मैंने आखिरकार कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट बुक कर ली। मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सेरेना लिली को घर लेकर आई, उसने मुझे गहरी नींद में सोता हुआ देखा। उसने तुरंत अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और धीरे से लिली को चुप कराया। सेरेना चुपचाप किराने के थैले लेकर किचन में चली गई। लिली सोफे के पास आई और धीरे से मेरी बाहों में दुबक गई। अपने सपने में मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटी बिल्ली मेरे चेहरे पर बार बार रगड़ रही हो। उसके मुलायम नन्हे पंजे मेरे चेहरे को थपथपा रहे हों, जो अवर्णनीय रूप से आरामदायक था। अचानक उस छोटी बिल्ली ने अपने दोनों नन्हे पंजों से मेरी नाक बंद कर दी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई और मैं झटके से जाग गया। लिली की खिलखिलाहट मेरे कानों में गूंज उठी। तो ये मेरी नन्ही राजकुमारी थी। डैडी, खाने का समय हो गया। मैं मुस्कुराया। अचानक महसूस हुआ कि इस तरह का जीवन वास्तव में कितना शानदार है। मेज पर कुरकुरे स्टिर फ्राइड पोर्क की एक प्लेट, सौते किए हुए आलू की एक प्लेट और टमाटर अंडे के सूप का एक कटोरा था। ये सब बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। सेरेना किचन से बाहर आई। उसके हाथों में चावल के 2 कटोरे थे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने देखा कि तुम सो रहे हो और जाग नहीं रहे हो, इसलिए मैंने आगे बढ़कर डिनर बना लिया। ये तुम्हारे हाथ के खाने जैसा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे चखा है और स्वाद ठीक है। मैंने लिली को गोद में लिया और खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। रंग, खुशबू और स्वाद सब कुछ मौजूद है। बस इसे देखकर ही मुझे भूख लग रही है। मेरी तारीफ सुनकर सेरेना को थोड़ी शर्म महसूस हुई। पूरे परिवार ने साथ मिलकर खाना खाया। मैंने सेरेना की ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे कल एक यात्रा पर जाना है। मुझे अभी पक्का नहीं पता कि वापस आने में कितने दिन लगेंगे। सेरेना ने अचानक मुझे ये कहते सुना और उसका खाना गले में अटक गया। वो लगातार खांसने लगी। मैंने घबराकर उसे एक नैपकिन थमाया। मेरे चेहरे पर चिंता थी। सेरेना ने नैपकिन लिया। मेरा अचानक ये कहना कि मुझे जाना है सुनकर उसे वाकई थोड़ा अकेलापन, लॉस्ट महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी कि उसे पूछना चाहिए या नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। साफ तौर पर अभी 1 हफ्ता पहले ही वो भाग जाना चाहती थी। अब ये सुनकर कि मुझे बाहर जाना है, वो सहज रूप से हिचकिचाहट, रिलक्टेंस महसूस कर रही थी। इसके बजाय लिली ने पूछा, डैडी कहाँ जा रहे हैं? लिली ने मुंह फुला लिया। उसका चेहरा उदासी से भरा था। डैडी मम्मी के लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। इस तरह अब से तुम मम्मी को अक्सर गाते हुए सुन सकोगी। क्या इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी? लिली अभी छोटी थी। वो नहीं जानती थी कि नौकरी क्या होती है। उसकी यादों में उसने अक्सर मम्मी को गाते सुना था, इसलिए वह बहुत खुश थी। मम्मी लिली के लिए हमेशा गाएंगी। संतुष्ट होकर मैंने उसका छोटा सिर सहलाया। फिर सेरेना की ओर देखा। मुझे माफ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हारे लिए ये फैसला लिया। लिली ने कहा कि तुम्हें गाना पसंद है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें वाकई पसंद होगा।
इससे पहले चीजें तय नहीं थीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब कंपनी ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। अगर यह काम बन गया तो तुम ठीक से अपनी वापसी कर सकती हो और गाना जारी रख सकती हो। सेरेना ने सहजता से मेरी ओर देखा। हम दोनों का आमना सामना हुआ और सेरेना की आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल हो गए। शुक्रिया, जेम्स। मुझे गाना बहुत पसंद है, मैंने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें ये पसंद है उतना ही काफी है। अगले दिन मैंने मेट्रो सिटी के लिए फ्लाइट ली। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मुझे मेट्रो सिटी का उत्साह महसूस हुआ। मैंने भीड़ में उन लोगों की ओर देखा जो साइन बोर्ड लिए खड़े थे और अपना नाम ढूंढने लगा। आने से पहले मैंने एंजेला के साथ समय तय कर लिया था। वो मुझे एग्जिट पर लेने आने वाली थीं। वहां इतने सारे लोग साइन बोर्ड लिए खड़े थे कि मुझे काफी देर तक ढूंढना पड़ा। उनमें से ज्यादातर अपने पसंदीदा सितारों का स्वागत करने वाले प्रशंसक थे। अंत में मेरी नज़र एक बिजनेस सूट पहने लंबी महिला पर पड़ी। वाकई एक परिपक्व और प्रोफेशनल व्यक्तित्व। आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज उनके लुक से पूरी तरह मेल खाती थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। नमस्ते, क्या आप डायरेक्टर यांग हैं? मैं 7 मेमोरीज हूं। मेरा असली नाम जेम्स रिवर्स है। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। एंजेला ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। वो जानती थीं कि मैं युवा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र का होऊंगा इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। इसके अलावा मेरा चेहरा पूरी तरह से एक स्टार बनने के काबिल था। एंजेला ने सोचा कि अगर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके तो कितना अच्छा होगा। हाँ, मैं एंजेला लिन हूं। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही यहां पहुंची हूं। एंजेला ने एक प्रोफेशनल मुस्कान दी। इस तरफ आइए, यहां बहुत भीड़ है। मेरी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में है। अभी खाने का समय है, तो चलिए पहले कहीं चलकर कुछ खाते हैं। बातचीत के बाद हम एक स्थानीय स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में पहुंचे। एंजेला ने ऑर्डर दिया और खाने का इंतजार करते हुए वो मुख्य मुद्दे पर आईं। मैं आपको मिस्टर रिवर्स ही कहूंगी। मिस्टर रिवर्स, आप इस बार वास्तव में किसकी सिफारिश कर रहे हैं? कोई नया कलाकार या कोई पेशेवर गायक? क्या डिप्टी डायरेक्टर यांग ने सेरेना हेस का नाम सुना है? वो पहले एक गायिका थीं, लेकिन बाद में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी। इसे उनकी वापसी कमबैक माना जाएगा। एंजेला ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने पहले सेरेना के गाने सुने थे। 2 साल पहले वो एक उभरती हुई स्टार थीं। उनकी आवाज वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन एंजेला के परेशान होने की वजह ये थी कि उस समय सेरेना के रिश्ते का खुलासा हो गया था, जिससे उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा उनका बॉयफ्रेंड जाहिर तौर पर कोई बेकार सा पल्लू पकड़ू केप्ट मैन था। एंजेला ने सोचा कि ये मामला संभालना बहुत पेचीदा होगा। फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैं उन्हें जानती हूँ। मिस्टर रिवर्स, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पहले इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? मैंने एंजेला की आंखों में देखा। वो मेरी पत्नी है। एंजेला जैसी अनुभवी महिला भी मेरा जवाब सुनकर दंग रह गई। पति पत्नी? तो क्या तुम वही मशहूर पल्लू पकड़ू इंसान हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? एंजेला के हाव भाव देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही थीं। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आपने सही पहचाना। मैं वही हूं जिसके साथ उनके रिश्ते की बात सामने आई थी। हम दोनों ने उस समय साथ में इंडस्ट्री छोड़ी थी। एंजेला को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने सेरेना के बारे में सुना था, लेकिन वो किसके साथ थीं ये उन्हें नहीं पता था। मुझ जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सिर्फ अपने लुक्स के भरोसे जीता था, उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी। अब तो उन्हें इस बात पर भी संदेह होने लगा था कि वे 2 गाने वाकई मैंने लिखे थे या नहीं। मैंने उन्हें सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। क्या उन्हें आपकी कंपनी में शामिल करना इतना मुश्किल है? अगर ये वाकई इतना कठिन है तो मैं कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा। इसके अलावा मेरी शर्त सिर्फ इतनी नहीं है कि वो आपकी कंपनी में शामिल हों। मैं ये भी चाहता हूं कि उन्हें आपकी कंपनी के बेहतरीन संसाधन, टॉप टियर रिसोर्सेज मिलें और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा पाबंदियों वाला ना हो। मेरा मानना है कि मेरी मदद से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट और भी आगे बढ़ेगा। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान से विचार करेंगी। एक ही सांस में ये सब कहने के बाद मैंने शांति से अपना गिलास उठाया और एक घूंट भरा। एंजेला के चेहरे पर गंभीरता थी। वो साफ तौर पर थोड़ी परेशान लग रही थीं। आखिरकार हमने पहले कभी साथ काम नहीं किया है। सिर्फ टिकटॉक पर आपके द्वारा पोस्ट किए गए 2 गानों के आधार पर यह पर्याप्त वैल्यू नहीं है। मैं सेरेना की आवाज का लोहा मानती हूं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ एक आवाज से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं। उनकी वापसी कराना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप जिन टॉप टियर रिसोर्सेज की मांग कर रहे हैं, हमने मूल रूप से कभी उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। हमें इस पर और चर्चा करने दें। ये कोई छोटा मामला नहीं है। हालांकि एंजेला ने सीधे तौर पर मना नहीं किया, लेकिन उनकी हर बात का मतलब यही था कि ये लगभग असंभव था।
आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं भी यहाँ अपना पक्ष रखने आया हूँ। मैं न केवल उन कठिनाइयों में मदद करूंगा जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में जब भी आपको गानों, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो, जब तक आप पूछेंगे मैं उन्हें प्रदान कर सकता हूँ। मुझे सच में उम्मीद है कि हम सफलतापूर्वक साथ काम कर पाएंगे। इस बार आपने मुझे यहाँ बुलाया है, क्या वो मेरी काबिलियत देखने के लिए नहीं था? मैं यहाँ आ चुका हूँ तो फैसला लेने से पहले उन्हें देख क्यों नहीं लेते? मैं शांति से बोला, मुझमें गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। एंजेला ने मुझे गहराई से देखा। ये पहली बार था जब वो किसी इतने आत्मविश्वासी व्यक्ति से मिली थीं। अंत में एंजेला अपना खाना खत्म करके जल्दी से निकल गईं। उन्हें कंपनी के साथ चर्चा करनी थी। मैं अपने होटल के कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और फिर बिस्तर पर लेट गया, ये सोचते हुए कि अगर स्टारलाइट के साथ बात नहीं बनी तो मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा। कहीं न कहीं तो बात बनेगी ही। अगर कहीं भी बात नहीं बनी तो बदतर स्थिति में मैं और पैसे कमाऊंगा और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए बचत करूंगा। दोपहर 3 बजे एंजेला का फोन आया कि मुझे उनके साथ स्टारलाइट बिल्डिंग के दौरे पर जाना है। इस समय स्टारलाइट बिल्डिंग की 18वीं मंजिल के रिसेप्शन रूम में चेयरमैन डेविड यांग और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर यांग की पेशेवर क्षमताओं के लिए तारीफ के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो इस जेम्स रिवर्स को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं। वो पहले एक मामूली कलाकार था और अब वो हमसे इतनी अनुचित मांगे कर रहा है। टिकटॉक पर वे 2 गाने अच्छे हैं, लेकिन कौन जाने उसे वे कहाँ से मिले। मुझे लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। विक्टर जोंग की शिकायतों के जवाब में डेविड यांग ने अपना हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। हमें अभी भी युवाओं को कुछ अवसर देने चाहिए। चलिए पहले इस बार उनकी प्रतिभा देखते हैं। तब तक एंजेला मुझे लेकर रिसेप्शन रूम में पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैंने रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया, मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर मुड़ गई थीं। उनकी आंखों में तरह तरह के भाव थे, संदेह, आश्चर्य, तिरस्कार और बारीकी से जांच, स्क्रूटनी। मैं सहजता से मेहमानों वाली कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, मुख्य पात्र यहाँ है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर रिवर्स, सही कहा ना? हमने आपकी आवश्यकताओं पर पहले ही चर्चा कर ली है। सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है। हम टॉप टियर रिसोर्सेज भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, वो हम वास्तव में नहीं दे सकते। कोई भी उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं, लेकिन सहयोग के लिए बातचीत, निगोशिएशन की आवश्यकता होती है। बिना बातचीत किए हमें कैसे पता चलेगा कि सीमाएं क्या हैं? मैं समझता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का होगा? डेविड यांग जोर से हंसे और सीधे मेरी आंखों में देखा। 5 साल। हम उन्हें टॉप टियर रिसोर्सेज के साथ ट्रेन करेंगे और वो जो भी गाना रिलीज करना चाहें कर सकेंगी। वो जिन भी गतिविधियों में भाग लेना चाहें, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होना चाहिए। कंपनी के सभी टॉप टियर कलाकारों के लिए यही स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उनकी नजरों से जरा भी डरे बिना मैंने पलटकर देखा। 5 साल बहुत लंबा समय है। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। आपके संसाधन और मेरी प्रतिभा 1 साल के भीतर वो निश्चित रूप से एक टॉप टियर स्टार बन जाएंगी, शायद 1 साल से भी कम समय में। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए सहमत हो सकता हूं। 1 साल के भीतर आपकी कंपनी को पर्याप्त लाभ पहुंचाना ही काफी है। इन 2 वर्षों में आपको सेरेना के गानों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मैं स्टारलाइट के लिए मुफ्त में संगीत लिख सकता हूं, हालांकि सीमित मात्रा में। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, 1 साल में टॉप टियर स्टार बनना। क्या तुम सपना देख रहे हो? मेरी बात खत्म होते ही मैंने एक कम बाल वाले आदमी को उपहास करते देखा। वह मुझे तिरस्कार से देख रहा था। मैंने बस उसे एक नजर देखा। इस तरह के व्यक्ति के मुंह लगना बेकार था। असली काबिलियत से उसके चेहरे पर तमाचा जड़ना ही काफी होगा। ज्यादा बोलना व्यर्थ था। डेविड यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उनकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपक रही थीं और उनके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। नौजवानों में आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। 2 साल असंभव नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं पर निर्भर करता है। तुम्हें इस बार यहां बुलाने का मकसद आंशिक रूप से सहयोग पर चर्चा करना है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हार्मनी रिकॉर्ड्स ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें हर कंपनी को भाग लेना जरूरी है, लेकिन केवल एक ही गाना चुना जाएगा। मैं इसे जीतना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास वो काबिलियत है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। क्या मैं वैसे भी इसी अभियान के लिए यहां नहीं था? अच्छा है, आत्मविश्वासी और साहसी। मुझे ये पसंद आया। अभियान के विशिष्ट विवरणों के बारे में डिप्टी डायरेक्टर यांग तुम्हें ब्रीफ करेंगी। फिर मुझे तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। जैसे ही तुम्हारा गाना मंजूर हो जाता है, हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सब कुछ तय हो चुका था।
मैं रिसेप्शन रूम से बाहर निकला और 16वीं मंजिल पर एंजेला के ऑफिस चला गया। एंजेला कुछ हद तक भावुक थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता ऐसी अनुचित शर्तों पर सहमत हो जाएंगे। हालांकि ये अभियान वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। जब एंजेला ने मेरी ओर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े पेचीदा थे। वो चाहती थीं कि मैं एक ही बार में बड़ा धमाका कर दूं। इसका मतलब होगा कि उनका फैसला सही था। फिर कंपनी में चल रही गॉसिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे देखो, ये इस अभियान के विवरण हैं। तुम्हारे पास रचना कंपोज करने के लिए केवल 3 दिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। मुझे ये भी उम्मीद है कि हम सफलतापूर्वक साथ काम कर पाएंगे। मैंने फोल्डर खोला। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी हेडलाइन उभरी, द ऑर्डिनरी हीरो, साधारण नायक। इन बड़े शब्दों को देखकर मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। नायक साधारण होते हैं लेकिन असाधारण भी। उनके पास देवताओं जैसी शक्तियां नहीं होती, लेकिन वे काम करते हैं जो देवता भी नहीं कर सकते। ऑफिस बहुत शांत था। सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज। दस्तावेजों को पलटते हुए मेरी आवाज सुनी जा सकती थी। मेरा चेहरा ट्रांसमाइग्रेटिंग के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर था। मैंने पन्ने पलटे। नीचे कई तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर डॉक्टरों और नर्सों के एक समूह की थी, जिन्होंने आधी रात की मध्यम रोशनी में सुरक्षात्मक गियर, प्रोटेक्टिव गियर पहन रखे थे। उनके पास ऑपरेशन रूम के बाहर थकान से गिरने से पहले अपने गाउन उतारने तक का समय नहीं था। दूसरी तस्वीर 3 फायर फाइटरों की थी। वे कालिक से ढके हुए थे। उनके पीछे एक बुझाई जा चुकी आग थी। सबसे आगे खड़ा फायर फाइटर चेहरे पर राख होने के बावजूद एक शानदार मुस्कान बिखेर रहा था, क्योंकि उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था जो अभी भी डायपर में था। तीसरी तस्वीर कुछ अधिकारियों की थी, जिनकी केवल पीठ दिखाई दे रही थी। आप उनके चेहरे नहीं देख सकते थे, केवल उनकी वर्दी के पीछे लिखे शब्द देख सकते थे, एंटी ड्रग यूनिट, और उनके सामने शातिर अपराधियों का एक गिरोह था। चौथी तस्वीर एक ढहने वाले क्लासरूम की थी। 2 शिक्षक दरवाजे की ओर भागते हुए छात्रों की रक्षा कर रहे थे, जबकि एक अन्य शिक्षक अपने पीछे किसी बाहरी व्यक्ति को बच्चा थमा रही थी। वहां कोई नहीं बचा था। वो आखिरी थी। ऐसी ही कई और तस्वीरें थीं। मैंने हर एक को ध्यान से देखा। मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि अगर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट मेरी शर्तों पर सहमत नहीं भी होता, तब भी मैं ये गाना जरूर लिखता। ये मेरा सम्मान था, जिसका मुनाफे से कोई लेना देना नहीं था, न ही इसमें हार जीत का कोई हिसाब था। एंजेला ने ऑफिस की खामोशी तोड़ी। भावुक कर देने वाला है ना? सच कहूं तो अगर मुझमें काबिलियत होती तो भले ही मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते, मैं उन्हें समर्पित करने के लिए एक बहुत अच्छा गाना लिखना चाहती। अफसोस कि मैं नहीं कर सकती। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के इतना बड़ा होने के बावजूद यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतोषजनक काम कर सके। तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। 3 दिनों में हार्मनी रिकॉर्ड्स यह चयन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। मैंने सिर हिलाया। एक इंसान के तौर पर मैं भला प्रभावित कैसे नहीं होता? चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद मैंने दस्तावेज एक तरफ रख दिए। तो ऐसा करते हैं, आप मेरे लिए कुछ संगीत पत्र, शीट म्यूजिक पेपर तैयार कर दें। मैं होटल वापस जाऊंगा और आराम से इस पर काम करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। एंजेला ने भी संकोच नहीं किया। वो जानती थी कि 3 दिनों में एक अच्छा गाना तैयार करना बहुत मुश्किल है। समय बहुत कम था। उसने और कुछ नहीं कहा। खड़ी हुई और मेरे साथ नीचे तक गई। उस शाम मैंने टेबल पर संगीत पत्र फैलाए, पेन पकड़ा और शांति से सोचने लगा। दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद 2 गाने पहले ही दिमाग में आ गए थे। दोनों ही इस थीम के लिए बहुत उपयुक्त थे। एक था द नेमलेस वंस और दूसरा था जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी। मैंने काफी देर तक सोचा और फिर जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी को चुना। मेरी पुरानी दुनिया में ये डाइंग टू सर्वाइव का थीम सॉन्ग था, जिसे बाद में प्रमुख नेटवर्क द्वारा अपनाया गया था। महामारी राहत के गान एंथम के रूप में ये इस थीम के लिए एकदम सही था। मैंने अपना पेन उठाया और स्कोर लिखा। हर नोट कागज पर उभरने लगा। स्कोर पूरा करने के बाद मैं संतोष के साथ बिस्तर पर लेट गया। मैं अचानक इस गाने को देखकर उनके चेहरे के भावों को देखने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन एक साधारण नाश्ते के बाद एंजेला को बिना बताए मैं अकेला ही टैक्सी लेकर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पहुंच गया। एंजेला अभी भी अपने ऑफिस में काम में व्यस्त थीं। जब उन्होंने अचानक मुझे वहां देखा तो वो बहुत हैरान रह गईं। तुम्हारे पास यहां आने का समय है? केवल 3 दिन बचे हैं दोस्त। जल्दी जाओ और गाने पर काम करो। मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराहट दी। मैंने काम पूरा कर लिया है। एंजेला के हैरान चेहरे के सामने मैंने उन्हें संगीत पत्र, शीट म्यूजिक पेपर थमा दिया। इसे देखिए, मुझे लगता है कि ये काम कर जाना चाहिए। एंजेला मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई अजूबा हूं। ये तेज तर्रार प्रोफेशनल महिला शायद ही कभी अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खोती थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक रात में?
एक रात में तुम किस तरह का अच्छा गाना लिख सकते हो? कहीं उसने बस जल्दबाजी में तो इसे पूरा नहीं कर दिया? एंजेला ने संगीत पत्र लेते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। कल उन्हें लगा था कि ये युवक प्रभावशाली रूप से शांत है, और आज वो उन्हें चौंकाने आ गया था। उन्हें देखना ही था कि उसने एक रात में क्या लिखा है। एंजेला की नजरें कागज पर टिकीं। जब उन्होंने गाने का शीर्षक देखा तब तक वो शांत थीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे बोलों लिरिक्स को पढ़ा, उनका पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। ये किस तरह के दिव्य बोल थे! इसमें हर जगह साधारण होने के बारे में लिखा था, लेकिन हर जगह से असाधारणता झलक रही थी। पूरे गाने में एक बार भी नायक हीरो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी हर लाइन नायकों के बारे में थी। इसके बोल थीम पर बिल्कुल सटीक बैठते थे। फिर एंजेला ने उत्सुकता से संगीत म्यूजिक वाले हिस्से को देखा। एक पल बाद उन्होंने अचानक अपनी जलती हुई आंखों से मेरी ओर देखा। क्या तुमने सच में इसे एक रात में लिखा है? मैंने अपनी नाक को छुआ और शांति से कहा, और क्या, इसे बनाने के लिए मैं पूरी रात जागा हूं। तो क्या ये गाना काफी अच्छा है? मैंने जानबूझकर फिर से पूछा, क्योंकि मैं अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि अगर ये गाना काफी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एंजेला की आंखें और भी चमकने लगीं। तुम वाकई अद्भुत हो। मेरा चुनाव वास्तव में सही था। क्या तुम इसे मेरे लिए गा सकते हो? मैं सुनना चाहती हूं कि गाने पर यह कैसा लगता है। एक रात एंजेला कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इसे पूरा करने के लिए कितनी प्रतिभा की आवश्यकता होगी। जरूर। मैंने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर धीरे से गाना शुरू किया। शायद आप और मैं साधारण ही पैदा हुए थे। मेरा चेहरा गंभीर था, मेरा अंदाज सम्मानजनक, जैसे धीरे धीरे साधारण लेकिन अविस्मरणीय कहानियां सुना रहा हूं। लंबी रात संक्षिप्त है। हाँ, बिल्कुल यही एहसास था। अब तक एंजेला का दिल थोड़ा कांपने लगा था। दस्तावेजों को देखते समय उनकी जो पहली धारणा बनी थी, ये बिल्कुल वैसा ही था। दिल का दर्द, जीवन पर अचरज, उनके प्रति प्यार और सम्मान, और साथ ही उनके लिए सहानुभूति। अब उन्हें आखिरकार समझ आया कि फर्क गैप क्या था। फर्क ये था कि दूसरे इसे महसूस तो कर सकते थे, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मैं एक ही गाने के माध्यम से इस भावना को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता था। सही बात है, इन प्यारे नायकों की वजह से, जो न तो कठिनाई से डरे और न ही खतरे से, जिन्होंने जीवन की लौ जलाई, इस दुनिया में इतने सारे चमत्कार हुए। एंजेला मेरे गायन में खो गई थीं। मैंने कोमल स्वर में गाया, मेरी आंखों के कोने थोड़े नम थे, और एंजेला की आंखों से आंसू कब के गिरने लगे थे। उन्हें खुद इसका एहसास नहीं था, वो बस मुझे घूरती रहीं। इससे पहले उनके दिल में मैं सिर्फ एक प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी इंसान, लेकिन अब उनके दिल में मेरी छवि और भी साफ होती जा रही थी। मेरे पास सिर्फ प्रतिभा ही नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील दिल भी था। गाना खत्म हुआ। एंजेला अभी भी उस गायन में डूबी हुई थी, और तब तक खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाईं जब तक कि मैंने धीरे से 2 बार खांसा नहीं। वो आखिरकार होश में आईं। क्या ये ठीक है? जैसे ही एंजेला बोलने वाली थी, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल गया। डेविड यांग तालियां बजाते हुए अंदर आए, और उनके पीछे एचआर डायरेक्टर विक्टर जांग थे। विक्टर का चेहरा साफ तौर पर उतरा हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी इतना कम समय बीता था और मैंने वास्तव में एक गाना तैयार कर दिया था, और वो भी इतना बेहतरीन। पापा, आप बिना दस्तक दिए अंदर क्यों आ गए? ये देखकर कि वो कौन थे, एंजेला के हाव भाव थोड़े घबराए हुए से हो गए। उन्होंने चुपके से अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे। डेविड यांग को कोई पछतावा नहीं था। वे अभी भी जोर से हंस रहे थे। बस अपनी लाडली बेटी की ओर उनकी नज़र थोड़ी अजीब थी। कितने समय बाद उन्होंने अपनी बेटी को इतना भावुक, गर्लिश देखा था। अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि युवा मित्र रिवर्स ने इतना शानदार गाना बनाया है? ठीक है, मैं मजबूर था। मिस्टर रिवर्स से अब युवा मित्र रिवर्स तक का सफर। वाकई, बिजनेस करने वाले लोग आखिर बिजनेस वाले ही होते हैं। जो लाभ लेकर आए वही परिवार है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जब तक चेयरमैन यांग संतुष्ट हैं। संतुष्ट? बहुत संतुष्ट। युवा मित्र रिवर्स, अब हमारे पास गाना है। जैसे ही हार्मनी रिकॉर्ड्स द्वारा ये गाना चुन लिया जाता है, हम तुरंत सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। फिलहाल मुझे आपके साथ एक सहयोग समझौते, कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने दें, ताकि आपका मन भी शांत रहे। डेविड यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही उनकी कार्यक्षमता बहुत तेज थी। इस मामले को सीधे अंतिम रूप देते हुए मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे पता था कि अब यह मामला लगभग 80 से 90% पक्का हो चुका है। सबने मौके पर ही सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइन करने के बाद मैंने डेविड यांग से विदा ली। यह देखकर कि मैं जाने वाला हूं, एंजेला ने अचानक कहा, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। अभी कुछ देर पहले तक वो मेरी ओर देखने से बच रही थीं। पहले वो किसी फैन गर्ल की तरह उन्हें मुझे घूर रही थीं। उनके जैसी प्रोफेशनल महिला के लिए ये वाकई शर्मनाक था। लेकिन अब जब मैं जाने वाला था तो उन्हें अचानक थोड़ी हिचकिचाहट, रिलक्टेंस महसूस हुई।
अंजी, क्या पापा को याद नहीं है कि तुम्हें अभी काम खत्म करना है? युवा रिवर्स कोई बच्चा नहीं है, उसे तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है? इससे पहले कि मैं मुड़कर कुछ बोल पाता, हमारे सामने खड़े डेविड यांग पहले ही बोल पड़े। ये देखकर मैंने एंजेला की ओर एक आभार भरी मुस्कान दी। डिप्टी डायरेक्टर यांग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं खुद टैक्सी लेकर वापस जा सकता हूँ। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। जहां तक ऑफिस में मौजूद एंजेला की बात है, इस समय वो एक गुस्सैल छोटी बिल्ली की तरह थी जिनके बाल अचानक खड़े हो गए हों। पापा, आपको क्या हुआ है? वो आदमी अभी आपके लिए एक गाना लेकर आया और आपने तुरंत उसे बाहर कर दिया। क्या आपके जैसा कोई और है? डेविड यांग ने अपनी बेटी की हालत देखी, लेकिन गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बस सोच समझकर कहा, अंजी, तुम अब छोटी नहीं रही, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। वो युवा रिवर्स लड़का काफी अच्छा है, लेकिन भूलना मत वो पहले से ही शादीशुदा है। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, उनकी एक बेटी भी है। एंजेला अचानक खामोश हो गई। एक पल के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वो मेरे बुलाए हुए मेहमान हैं। बस इतना ही। वो प्रोफेशनल महिला वापस अपने उसी बेरुखी वाले अंदाज में लौट आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक तुम्हें पता है तब तक सब ठीक है। पापा को अचानक याद आया, उन्हें भी कुछ काम निपटाना है। मैं चलता हूँ। डेविड यांग जल्दी में चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उन्होंने अचानक अपना सिर फिर से अंदर घुसाया। मैं गंभीर हूं बेटा, तुम 26 साल की हो गई हो, तुम्हें वाकई एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी ओर मैं होटल लौट आया और सादगी से अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि मैं फ्लाइट चुन पाता, एंजेला का फोन आ गया। हेलो मिस्टर रिवर्स, मुझे वाकई बहुत खेद है, मेरे पिता का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगती हूं। मैं थोड़ा हैरान था, मैंने इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया था। इसके अलावा डेविड यांग ने अपनी बात बहुत ही सलीके से कही थी। एक पूंजीपति दिग्गज, कैपिटलिस्ट टाइकून के तौर पर उन्होंने मुझे पहले ही काफी सम्मान दिया था। रही बात मुझे शालीनता से विदा करने के इरादे की, तो बेशक वो था, लेकिन ये एक निष्पक्ष सौदा था। पूंजीवादी बाजार में हर तरह के लोगों से निपटने के बाद मैं ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था। अरे कोई बात नहीं, ये ठीक है, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर एंजेला की आवाज भी थोड़ी कोमल हो गई। जब तक आपको बुरा नहीं लगा तब तक अच्छा है। ओह सही कहा, क्या आप होटल वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं पहले से ही कार में हूँ। मेरा प्लान होटल जाकर पैकिंग करने और फिर रिवरसाइड सिटी वापस जाने का है, मैंने कहा। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एंजेला की आवाज दोबारा आई, मिस्टर रिवर्स, बात यह है, बेहतर होगा कि आप 2 दिन और इंतजार करें। अगर आपका गाना चुन लिया जाता है तो हारमनी रिकॉर्ड्स को शायद अभी भी आपकी सहायता की जरूरत होगी। आखिरकार बोल और संगीत दोनों आपके द्वारा बनाए गए हैं। आप इस गाने को सबसे बेहतर समझते हैं। घर जाने की मेरी योजना धरी की धरी रह गई। मेरा दिल अचानक खाली सा महसूस करने लगा। हालांकि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। अगर पोस्ट प्रोडक्शन में अभी भी कुछ चीजें संभालनी बाकी थीं, तो 2 शहरों के बीच बार बार उड़ान भरना भी सही नहीं होता। ठीक है, मैं समझता हूं, फिर मैं कुछ दिन और रुकूंगा। एंजेला से बात खत्म करने के बाद मैंने बेमन से अपना फोन नीचे रख दिया। मुझे घर पर अपनी नन्ही बच्ची की याद आ रही थी। लिली के बारे में सोचते ही मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। 2 दिन तेजी से गुजर गए। इस दौरान मेरी और एंजेला की फोन पर कुछ बार बात हुई। हमारे बीच का रिश्ता पहले जैसा औपचारिक नहीं रहा था। कम से कम अब एंजेला हर वाक्य में मिस्टर नहीं कहती थी। उसे सुनकर मुझे वाकई अजीब लगता था। मैं साफ तौर पर एक युवा था जिसे ऐसे बुलाया जा रहा था जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं। इन 2 दिनों के दौरान मैं अभी भी सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करता था। सब कुछ शांतिपूर्ण और सामान्य लग रहा था। हारमनी रिकॉर्ड्स की ओर से अभी भी कोई खबर नहीं थी। मैं बस धैर्यपूर्वक इंतजार ही कर सकता था। तीसरे दिन की शाम को मुझे एक ऐसा फोन आया जो जाना पहचाना भी था और अनजाना भी। हेलो, क्या ये पुराने रिवर्स हैं? मैं हूं डेरेक चेन। डेरेक चेन? मुझे इस कॉल की उम्मीद नहीं थी। मैंने जल्दी से पिछले मालिक की यादों को खंगाला। एक पल बाद मुझे आखिरकार याद आया, यह पिछले मालिक का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त था। तुम पागल कमीने, बड़े दिनों बाद याद किया। ये सोचकर कि कॉलेज के दौरान वे दोनों कैसे एक दूसरे के साए की तरह रहते थे, मैं मुस्कुराया और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। इस दुनिया में अभी भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। पिछले मालिक की यादों में उसके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में सोचकर मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। एक सच्चा दोस्त होना काफी अच्छा लग रहा था। ओल्ड रिवर्स, शादी के बाद से तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? न कॉल उठाते हो, न मैसेज का जवाब देते हो, अब अपने भाई को नीचा दिखा रहे हो। डेरेक की उलाहना भरी आवाज दूसरी तरफ से आई,
लेकिन उसमें चिंता का स्वर छिपा था जिससे मुझे अपनापन महसूस हुआ। अरे, मैं पहले ठीक नहीं था। तुम बड़े दिल वाले इंसान हो जो छोटों की बातों का बुरा नहीं मानते। मुझे इस बार माफ कर दो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं माफी के तौर पर तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे खेद है। ये कहने के बाद मैंने अपने मन में पिछले मालिक को फिर से कोसा। वो चीज जिसे दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क नहीं पता था, मुझे इस तरह शर्मिंदा कर रही थी। डेरेक की आवाज बहुत उत्साहित थी। तुमने कह दिया तो बस, अगली बार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई रिवरसाइड सिटी में ही है। ये सुनकर मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं देना चाहता। मैं अभी रिवरसाइड सिटी में नहीं हूं। मैं काम के सिलसिले में मेट्रो सिटी आया हूं। वापस जाने में कुछ दिन और लगेंगे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि डेरेक रिवरसाइड सिटी आया होगा और हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तुम मेट्रो सिटी क्यों गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं रुको, मैं अभी मेट्रो सिटी के लिए फ्लाइट ले रहा हूं। तुम इस दावत से नहीं बच सकते। मैंने घर से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ऐसी अच्छी खबर तुम्हारे साथ बांटनी ही होगी। ठीक है, मैं मेट्रो सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर पता भेज दूंगा। मैं अभी भी तुम्हें खाना खिलाने की हैसियत रखता हूं, मैंने कहा और मैंने सहर्ष उत्तर दिया। मैं भी इस करीबी दोस्त से मिलना चाहता था जिसे बरसों से नहीं देखा था। उस शाम होटल के सामने एक टैक्सी रुकी। कार से 2 लोग उतरे। एक लड़का था जिसकी लंबाई लगभग 5-7 थी, थोड़ा गोल मटोल, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। बाहर निकलते ही उसने होटल के अंदर देखा। दूसरी एक लड़की थी जो एनिमे स्टाइल के कपड़े पहने हुई थी, छोटी और प्यारी। वह कार से उतरते समय थोड़ी नाखुश लग रही थी और उस गोल मटोल लड़के के पीछे पीछे चल रही थी। जब इस लड़के और मैंने एक दूसरे को देखा तो हम दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, फिर साथ में मुस्कुरा उठे। ओल्ड रिवर्स, तुम पागल कमीने। मेरे सामने वो गोल मटोल लड़का डेरेक चेन था। डेरेक जल्दी से आगे बढ़ा। तुम जरा भी नहीं बदले। असल में तुम और भी हैंडसम हो गए हो। मैंने तो लगभग तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैंने उसे देखकर मुस्कुराहट दी। हा, तुम मोटे हो गए हो। मुझे याद है, पहले तुम्हारा शरीर बहुत बढ़िया था। जहां मसल्स होने चाहिए थे वहां मसल्स थे। तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? हा, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि घर पर एक माँ है जिसे लगता है कि मैं बहुत दुबला हूं और मुझे खिला खिलाकर ऐसा बना दिया है। अब तो मैं दरवाजे से भी मुश्किल से निकल पाता हूं, डेरेक ने मजाक किया। ये हुई ना बात। डेरेक आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर मुड़कर उस एनीमे वाली लड़की की ओर इशारा किया और बोला, मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रूबीन विन। मैंने रूबी पर एक नजर डाली, अपनी कोहनी से डेरेक की कमर में धीरे से मारा और फुसफुसाकर कहा, बुरा नहीं है, ओ पागल कमीने, तेरी गर्लफ्रेंड काफी प्यारी है। इतना कहकर मैंने रूबी का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। नमस्ते, मैं डेरेक का सबसे अच्छा दोस्त हूं। नमस्ते, मैंने डेरेक से आपके बारे में हमेशा सुना है। उम्मीद नहीं थी कि आप असलियत में इतने हैंडसम होंगे। जब रूबी ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में साफ तौर पर एक चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराकर जवाब दिया, होगा ही, आखिर दोस्त किसका है। डेरेक ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ बात जारी रखी, जिसके बदले में रूबी ने अपनी आंखें घुमा दी। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम इतना गर्व क्यों कर रहे हो? हा, मैं और मेरा यार एक ही तो हैं। चलो चलो, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने के लिए उड़कर आया हूं। आज तुम बच नहीं सकते। डेरेक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम चलने लगे। आज जो भी होगा तुम्हारी पसंद का होगा। जो मांगना है मांग लो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अंत में डेरेक को सड़क किनारे एक साधारण बारबेक्यू स्टॉल मिला और उसने मुझे वहीं बैठने के लिए खींच लिया। मैं मन ही मन हंसा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था कि जो मांगना है मांग लो, लेकिन फिर भी कंजूसी दिखा रहा था। हम तीनों बैठ गए। डेरेक ने जोर से आवाज लगाई, बॉस, हमारे लिए कुछ सीख कबाब स्क्यूअर्स ले आओ। मैंने गौर किया कि रूबी थोड़ी नाखुश लग रही थी। डेरेक अपनी धुन में मस्त था और उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये देखकर मैंने डेरेक का कंधा थपथपाया और जानबूझकर कहा,